यह क्या हुआ? टी गपशप के दौर में पार्ट 2 आ गया और पार्ट 2 में भले ही थंबनेल कुछ और है, मैटर चेंज हो गया, क्योंकि आज आप आशु अग्रवाल के अनसुलझे सवाल नहीं, एडवोकेट नरेंद्र जोशी के सटीक जवाब नहीं, बल्कि रिकवरी का काल कहे जाने वाले आशु अग्रवाल को उलझाएंगे हम एक नए चैप्टर में। लोन डिफाल्टर के दर्द और उनकी तकलीफ को अपने हृदय से महसूस करने वाले आशु डिफाल्टर आशु अग्रवाल से कुछ महत्वपूर्ण बात। तो आशु अग्रवाल साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप में मानवीयता नाम की कोई चीज है कि नहीं, क्योंकि किसी भी रिकवरी एजेंट को आप बदजात और इतनी कमजोर भाषा में बात करते हैं कि उसे सुनना तक नामुमकिन हो जाता है। सर, सबसे पहले तो मैं अपने जो फॉलोअर भाई हैं उनसे क्षमा चाहता हूं कि मुझे ऐसी भाषा का उपयोग करना पड़ जाता है, लेकिन मेरा व्यवहार आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। यदि आप मेरे द्वारा किए गए व्यवहार से असंतुष्ट हैं तो कृपया करके पहले अपना व्यवहार सुधारें, फिर मेरे से अच्छे व्यवहार की उम्मीद रखें। यानी कि आपका कहना यह है कि रिकवरी एजेंट अपना काम करे, अपनी कंपनी का दिया हुआ पैसा मांगने आए और आप उनको व्यवहार सिखाएंगे? सर, जो रिकवरी एजेंट आएंगे घर पर या कार्यस्थल पर, पहले तो वो नियम और कायदों के अंतर्गत परमिशन लेते हुए, बोरोवर से परमिशन लेते हुए आएंगे, जिसमें आरबीआई का मास्टर सर्कुलर भी है और आरबीआई की स्पष्ट गाइडलाइन भी है कि 24 घंटे पहले ही आप सूचित करके बोरोवर से मिलने का समय और मिलने की जगह निर्धारित होने पर ही शालीनता और नम्रता से मिलकर अपनी बात कह सकते हैं, जिसमें वह सिविल खराब हो लोन डिफॉल्ट होने पर सिविल खराब होने का हवाला भी दे सकते हैं। लेकिन नियमों और कानूनों के अंतर्गत ही कुछ समय के अंतर्गत बातचीत करके तुरंत वहां से जाना भी होता है, ना कि अपशब्द, अभद्र भाषा, दुर्व्यवहार करना अनिवार्य होगा इनके लिए। शायद आप भूल चुके हैं कि अगर शांति से किसी बात का समाधान होता तो श्री कृष्ण जब शांति दूत बने तब उन्हें नीचा नहीं देखना दिखाया जाता और महाभारत का युद्ध नहीं होता। तो क्या आप मानते हो कि शांति से बात करने पर आपके लोन डिफॉल्टर साथी एनबीएफसी को पेमेंट कर देंगे? सर, ये बात आपका कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि अगर हम शांति से बात करके तो पेमेंट भुगतान करने में सक्षम भी होंगे, ये हम कहीं से प्रयास भी करेंगे, लेकिन अभद्रता, समाज के सामने हमारा उपहास उड़ाना, हमारा मानसिक उत्पीड़न करना, हमसे अभद्र भाषा का प्रयोग करना, हमारी जो एक कह सकते हैं ना वसूली के अंतिम सीमा तक पार कर जाने से हमारा जो पैसा देने का मन भी होगा वो भी हमारे द्वारा नहीं दिया जाता है। और यही कारण है कि बहुत सी एनबीएफसीओ को अब सेटलमेंट करना पड़ता है, क्योंकि बोरोवर एक चीज सोच लेता है कि अब जब इसने रिकवरी एजेंट द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग हो चुका है, कॉन्टेक्ट पे फोन हो चुके हैं, ये लोग घर आकर सीन क्रिएट कर चुके हैं, तो मैं भी इनका पैसा जितना इनका निकलता है उतना नहीं दूंगा, सेटलमेंट ही करूंगा अंत में। शायद आप भूल चुके हैं कि मार्केट में सोशल मीडिया पे ढेरों ऐसे वीडियो पोस्ट है जहां पर रिकवरी एजेंट सिर्फ आता है, कोई उल्टी सीधी बात नहीं करता है, लेकिन लोन डिफॉल्टर ही माहौल खड़ा कर देते हैं, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, उससे सवाल पे सवाल पूछते हैं, वो मुंह छुपाता रहता है और सोशल मीडिया पे उसको वायरल किया जाता है। क्या ये गलत नहीं है? सर, इसमें अगर रिकवरी एजेंट द्वारा नियमों और कानूनों के अंतर्गत बोरोवर के घर या कार्यस्थल पर आया जाता है और शालीनता और नम्रता से बात की जाती है, तो किसी बोरोवर के द्वारा भी कोई भी किसी भी प्रकार का अभद्रता नहीं की जाती है, और उल्टा अनुनय विनय ही किया जाता है कि मेरी आर्थिक और विषम परिस्थितियों से मैं घिरा हुआ हूं और जल्द ही आपके वित्तीय संस्थान का जो भी भुगतान है, बकाया है, वो मैं जल्द ही भुगतान कर देता हूं। मान लीजिए आप एक रिकवरी एजेंट है, मान लीजिए कि भाग्य में यदि आपको रिकवरी एजेंट बनने का एक मौका दिया होता तो आपने दिल पे हाथ रख के कहिए, अपने बच्चे के सर पे हाथ रख कर कहिए कि क्या आप शांति प्रिय तरीके से इस देश को लोन डिफॉल्टर होने से या आपके क्लाइंट्स को, आपके हिस्से जो लोग आए उनको आप लोन डिफॉल्टर बनने से, उनका लोन एनपीए होने से रोक पाते? हाँ बिल्कुल सर, मैं इसमें अपना पूरा पूरा प्रयास करता। सबसे पहले तो मैं बोरोवर के नियम, जो आरबीआई के नियम है, उन्हीं के अंतर्गत बोरोवर से परमिशन लेकर मिलने का जगह,
मिलने का समय निर्धारित करके ही शालीनता नम्रता से अपनी बात कहता, और बहुत ही कम समय में मैं उनको लोन डिफॉल्ट के हानियों से भी अवगत कराता। और इतनी अपनी मोहब्बत से जो आप बात कर रहे हो ना, अगर इतनी मोहब्बत और शालीनता आप में होती तो आज गूगल पर रिकवरी का कॉल आशु अग्रवाल टाइप करने पर आपके बेतहाशा वीडियो नहीं आते मिस्टर आशु अग्रवाल। सर, इसके कारण भी हमारे सम्माननीय रिकवरी एजेंट ही हैं, क्योंकि वो किसी भी बात को जब हम शालीनता नम्रता से उन्हें समझाते हैं तो वो कुछ सुनने को राजी नहीं होते हैं, बल्कि अभद्र भाषा और दुर्व्यवहार पर उतारू हो जाते हैं। तो आखिर में मुझे भी अपना आक्रामक रुख अपनाते हुए उनके साथ, उन्होंने जैसा व्यवहार मेरे क्लाइंट या मेरे साथ किया है, मुझे मजबूरी में वैसा ही व्यवहार उनके साथ करना पड़ता है। व्यवहार तो करते ही हो, वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये कौन सा तरीका हुआ कि आप उनके खिलाफ रिकवरी एजेंट की कंप्लेंट बनवाकर आप एनबीएफसी को मेल करवाएंगे, आरबीआई को कंप्लेंट फाइल करवाएंगे, उन लोगों के टर्मिनेशन लेटर जारी करवाएंगे और कंपनी पर फाइन लगवाएंगे। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। सर, मैं इस बात से आपकी बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं कि अगर कोई भी रिकवरी एजेंट अगर नियम और कायदों के अंतर्गत रिकवरी करने आता है तो हमारे यहाँ उसका स्वागत है। उसको नियम कानूनों के अंतर्गत हम भी अपनी सब बात समझा सकते हैं, लेकिन ऐसा वास्तविकता में होता नहीं है ना सर। तो ये आपका कहना तो आसान आपका है। कहना यह है कि हम सूरज उगने से पहले और सूरज डूबने के बाद हम रिकवरी एजेंट किसी के घर नहीं जा सकता है। बिल्कुल सर, सुबह 8 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक ही आप किसी को कॉल कर सकते हैं, और मिलने का जगह, मिलने की समय, बोरोवर से मिलने के उपरांत ही आप उससे रिकवरी के लिए अनुनय विनय कर सकते हैं। आपका कहना यह भी है कि जब हम जाए, हम एम्प्लॉय आईडी भी लेके जाए, ऑथराइजेशन लेटर भी लेके जाए, उसके लोन की डिटेल भी लेकर जाए। बिल्कुल सर, डीआरए लाइसेंस भी लेके जाना पड़ेगा इसमें आपको, और आप थर्ड पार्टी एजेंसी तो आपको आपकी एजेंसी को दिया हुआ बैंक का वर्क ऑर्डर भी लेके जाना पड़ेगा। और आप इस बात को भी सही मानते हो कि पैसा हमारा डूबा, हम रिकवरी करने जाएंगे और सामने वाला हमारे वीडियो रिकॉर्डिंग करेगा, हमको इंटीमेशन लेटर साइन कराएगा। हाँ बिल्कुल, कुछ और पाने के लिए हमको कुछ तो खोना ही पड़ता है। और हमको इंटीमेशन लेटर साइन करने पड़ेंगे। हाँ, उसका कारण इतना है कि जो फ्रॉड चल रहे हैं उसके से भी जनता को अवेयर होना अति अनिवार्य है, क्योंकि बहुत से लोग जैसे गीदड़ की शेर की खाल पहन के बहुत से गीदड़ चले आ रहे हैं, तो उनकी पहचान रखना भी हमारे बोरो के लिए बहुत जरूरी है, जो रिकवरी एजेंट इंटीमेशन लेटर साइन करने से उनकी पहचान कराना सुनिश्चित करता है। आपको ये मालूम है हम रिकवरी एजेंट 112 नंबर पे भी फोन कर सकते हैं। सर, आप फोन भले ही कितने पे कर ले, लेकिन उसका जो असल लाभ है वो जनता के लिए है, ना कि रिकवरी एजेंट के लिए। पुलिस जो होती है ना, वो रिकवरी कराने के लिए नहीं है, बल्कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कराने के लिए है। आपको मालूम है कि हमको रोकने के लिए कि हम लोगों के घर नहीं जाए, उस बीएनएसएस सेक्शन के अंदर धारा दी हुई है कि हमारे खिलाफ रोकने के लिए हमको पाबंद किया जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163(2) के अंतर्गत अगर आप लोगों के द्वारा बोरोवर के घर जाकर न्यूसेंस क्रिएट किया जाता है, तब आपको इस धाराओं के अंतर्गत पाबंद भी किया जा सकता है। आपको ये भी मालूम है कि हमारे रिकवरी एक्ट के कारण हमारा कोई गुनाह नहीं होता है और लोग हमारी पुलिस कंप्लेंट करते हैं, और लगातार 3 बार पाबंद किए जाने पर हम गुंडा एक्ट के अंदर आ जाते हैं। कितनी कठिन जॉब है हमारी। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आप लोग ऐसा कृत्य करते ही क्यों हैं कि जो आप पे गुंडा एक्ट लगे? अगर आप कहीं पर अनुनय विनय कर रहे हैं किसी बोरोवर के घर जाकर, उसके कार्यस्थल पर जाकर, तो ना ही आपकी पुलिस कंप्लेंट फाइल हो सकती है, ना ही आप पे गुंडा एक्ट लगेगा। आपको ये मालूम है कि अगर मैं आपके कहे गई नियम और शर्तों के तहत अगर मैं काम करूं तो मेरे सीनियर मुझे दूसरे ही दिन कहे कि ले बेटा जा, तेरे घर जा, तो तेरा कोई काम नहीं रहा। तो इसका मतलब आप खुद स्वीकार करते हैं ना कि आप लोग रिकवरी गाइडलाइन का उल्लंघन करते हैं। बिल्कुल हम मानते हैं, रिकवरी गाइडलाइन का उल्लंघन करते हैं। रिकवरी एजेंटों के कारण कई लोग आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि क्यों हमारा पैसा डूब रहा है, क्यों एनबीएफसी का पैसा डूब रहा है। उसकी जिम्मेदार भी स्वयं एनबीएफसी है, क्योंकि आदमी एक लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन लेता है, दूसरा लोन चुकाने के लिए तीसरा लेता है, तीसरा चुकाने के लिए चौथा लेता है। जब एक परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि उसको लोन मिलना बंद हो जाता है, वो हर तरफ से कर्जे के जाल में डूब जाता है। उसके रिश्तेदार, भाई, साथी, नाती रिश्तेदार जो उसके साथ बैठ के कभी हंसते थे, खेलते थे, घूमते थे, उसके साथ
शॉपिंग पे जाते थे, आज उसके पास फंड्स नहीं होने पर उसको सब छोड़ देते हैं, उसके से सब मुंह मोड़ लेते हैं। जो आदमी हंसता था, खेलता था, खाता था, पीता था, वो मुरझा जाता है, उसको रातों की नींद नहीं आती है। तो उसके कारण भी आपकी एनबीएफसी है कि जब आपको पता है कि एक आदमी की आमदनी 50,000 रुपए महीना है, तो वो 1 लाख रुपए की किस्त कहां से चुकाएगा? आप लोग एक लोन के बदले दूसरा लोन, दूसरे के बदले तीसरा, तीसरे के बदले चौथा क्यों देते चले जा रहे हैं इस प्रकार के लोन? आप खुद चाहते हैं कि जनता कर्जे में डूब जाए। नहीं, उसके लिए कोई रिकवरी एजेंट जिम्मेदार थोड़े है। मजा तो पब्लिक को आता है। लोन चुकाने के लिए लोन लेगी, 10 लोन लेगी, 20 लोन लेगी। अरे वो पहला लोन ही भरना बंद कर दे अगर स्थिति नहीं है। हमने तो उनको नहीं कहा। हम जब जाते हैं ना, हम आपको पहले बता देते हैं। आशु जी ध्यान से सुन लीजिए आप। जब हम किसी लोन डिफॉल्टर के घर जाते हैं ना और उससे कहते हैं आपकी किस्त नहीं आई, सामने वाला खुद कहता है कि साहब मैं सोमवार को दे दूंगा, मैं मंगलवार को दे दूंगा। तो उसके बाद यदि हम उनको फोन करते हैं, उनको याद दिलाते हैं, उनके घर जाते हैं, तो क्या हम गलत है? हाँ, बिल्कुल गलत है आप लोग, बिल्कुल गलत है। कहां पर आपके रिकवरी गाइडलाइन में लिखा होता है कि रिकवरी एजेंट बोरोवर को फोन करेगा, उसके घर जाएगा, उसके कॉन्टेक्ट्स पे फोन करेगा? लेकिन जब मैं कॉन्टेक्ट पे कॉल करने की बात नहीं कर रहा हूं, हम फोन कर रहे हैं। क्लाइंट ने सीधा हमको कह दिया, अपने मुंह से स्वीकार कर लिया, उसके घर पे विजिट कर ली और उसने हमको भरोसा दिला दिया कि सोमवार को मैं पे कर दूंगा। तो हमने वही बात जाकर अपने रजिस्टर में एंट्री की, अपने सीनियर को बता दिया। तो क्या यहाँ लोन डिफॉल्टर गलत नहीं है, क्लाइंट गलत नहीं है? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। इसमें उसकी अज्ञानता कहूंगा मैं कि जब उसके के पास फंड्स का अभाव है, उसके बाद आपकी किस्त देने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तो उसको भी एक लंबा समय देना चाहिए। लेकिन आप लोगों के दबाव के कारण, बार बार आप लोगों के प्रश्नों के कारण, और दूसरा उसको अपनी सिविल बचाने के कारण, वो आपको एक शॉर्ट टाइम दे देता है कि कल ले लीजिएगा, परसों ले लीजिएगा, सोमवार की सुबह ले लीजिएगा, रात को ले लीजिएगा। उसमें आप ही लोगों का एक जो मानसिक दबाव होता है रिकवरी एजेंटों का, जिसके कारण बोरोवर को ये सब काम करना पड़ता है, उसको ये सब कहना पड़ता है। नहीं, हमने तो कभी दबाव डाला नहीं। पार्टी खुद ही कहती है मैं दे दूंगी, और ऊपर से हमारे खिलाफ शिकायत करोगे। मुझे एक बात बताइए, हमारे खिलाफ कहाँ शिकायत कर सकते हो आप? आप लोगों ने सुबह से शाम तक बोरोवर को 150, 200, 250 कॉल जाते हैं, तो बेचारा बोरोवर भी क्या करे? वो भी आप लोगों को एक टाइम देना शुरू कर देता है। और रही बात शिकायत करने की, तो अब आप सुन लीजिए कैसे कैसे शिकायत मैं करवाता हूं, जो जिससे जनता अवेयर होती है और उसका रिकवरी एजेंट से पीछा छूटता है। सबसे पहले तो जिस वित्तीय संस्थान से ऋण लिया है या जिस वित्तीय संस्थान का क्रेडिट कार्ड है, उसके कस्टमर केयर पे कॉल करके और एक ड्राफ्ट, मजबूत ड्राफ्ट बना के ईमेल करके भी शिकायत की जा सकती है। तो उस शिकायत से क्या हासिल हो जाता है आपको? उस शिकायत से ये हासिल होता है कि कंपनी को जब हम एविडेंस भेजते हैं उसकी अभद्रता की ऑडियो रिकॉर्डिंग या उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग, तो हमारे बोरोवर को उससे डीएनडी भी मिलता है, जिसमें वित्तीय संस्थान उसके लिए माफी मांगता है और बोरोवर को डू नॉट डिस्टर्ब भी प्रदान करता है। तो 1000 लोगों में से कितने लोगों को राहत मिल जाती है? किस किस को आरबीआई ने राहत दे दी? आरबीआई से पहले तो वित्तीय संस्थान ही हमारे बोरोवर को राहत देता है। और हमारे सैकड़ों, और जितने भी हमारे वित्तीय संस्थान हैं, आज तक कितने लोगों ने हम रिकवरी एजेंट को टर्मिनेट किया, बताइए? देखिए इसमें तो मैं ये नहीं कहूंगा कि टर्मिनेट हुए हैं या नहीं हुए, लेकिन वित्तीय संस्थान तो हमारे बोरोवर को मेल के द्वारा यही सूचित करता है कि हमारे द्वारा जिस रिकवरी एजेंट ने आपके साथ अभद्रता की है उसको टर्मिनेट कर दिया गया है। और हमारा मालूम है आपको, हमारी एनबीएफसी क्या कहती है कि हम उनके कर्मचारी नहीं है, उखाड़ लो क्या उखाड़ना है। क्योंकि तुम्हारे कस्टमरों की गलती ये होती है कि वो जब भी बात करते हैं ना, तोते की तरह रटने लगते हैं तुम्हारे लोन डिफॉल्टर। है तुम्हारा डीआरए क्या है, तुम्हारी एम्प्लॉय आईडी क्या है। लेकिन कुछ बेवकूफ लोग ये भी नहीं जानते हैं कि उनसे हमें बात करके पहले लोन अकाउंट नंबर पूछना चाहिए, क्रेडिट कार्ड नंबर पूछना चाहिए, कितनी ईएमआई ड्यू है या कितना ड्यू पेंडिंग है, वो कभी नहीं पूछेंगे। ये नॉलेज आज तक नहीं दे पाए आप लोग। सर आपके जो रिकवरी एजेंट होते हैं वो खुद डर के मारे अब अपनी ना ही
आईडी बताना चाहते हैं, ना ही लोन अकाउंट नंबर बताना चाहते हैं। उल्टा अब तो वो हमारी ज्ञान के कारण जो जनता अवेयर हुई है, जो हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं, उससे जनता इतनी जागरूक हो गई है कि लोन का जो रिकवरी एजेंट होता है, जो कॉल सेंटर से फोन आते हैं, वो लोग कहते हैं कि अब आप मल्टीपल डिफॉल्ट है, आप सारे लोन जमा कर दीजिए। हमारे पास पूरी फाइल आई हुई है जिसमें आपके सारे लोन डिफॉल्ट की जानकारी है, तो आप सारे लोन जमा कर दीजिए। वो क्या झूठ है क्या? एक बात ध्यान रख लीजिए, हम रिकवरी एजेंट भी बड़े मास्टर होते हैं। हम जानते हैं आजकल लोग बड़े शाणे हो गए, अब हर कॉल की रिकॉर्डिंग करते हैं। इसीलिए हम बड़ा सोच समझ के चलते हैं, और हम कभी भी लोन अकाउंट नंबर, ईएमआई, क्रेडिट कार्ड की जानकारी देते ही नहीं है। और कुछ बेवकूफ कस्टमर सीधे सीधे बात करने लग जाते हैं बिना जानकारी मांगे। तो इसका कारण यही तो है ना कि जो हमारे फॉलोअर हैं, जो हमारे अनुसरण करता है, वो एडवोकेट नरेंद्र जोशी एसोसिएट फेसबुक पेज पर पोस्ट हजारों ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग को सुन सुनकर, देख देख कर इतना अवेयर हो गए हैं कि आप जैसे रिकवरी एजेंट भी कांपने लगे हैं और अपना डाटा देने में हिचकते हैं, और बातों को घुमा फिरा कर ये जाहिर करते हैं कि हम टोटल डिफॉल्ट के लिए फोन कर रहे हैं, ना कि एक स्पेसिफिक एक बैंक की जो लोन या क्रेडिट कार्ड अमाउंट बकाया है, पेंडिंग है, उसके लिए फोन कर रहे हैं। लेकिन आप गलत जानकारियां फैला रहे हो, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हमारे कुछ रिकवरी एजेंटों को बॉम्बर ओटीपी आ रहे हैं, बॉम्बर कॉल आ रहे हैं। पहले ये काम जो केवल हम रिकवरी एजेंट लोगों को डराने के लिए करते थे ना, आज तुमने उस मैटर को भी अपने क्लाइंटों के लिए हथियार बना दिया है, आपके साथियों के लिए। इसका कारण भी हमारे एडवोकेट नरेंद्र जोशी एसोसिएट जो फेसबुक पेज है और यूट्यूब चैनल है, उस पे हमारे द्वारा बॉम्बर ओटीपी का सही इस्तेमाल करना सिखाया गया है। आप लोग तो जनता पे 150 200 ओटीपी भेजकर जनता में पैनिक क्रिएट करते थे, न्यूसेंस क्रिएट करते थे। अब हमारी जनता इतनी अवेयर हो गई है कि वो आपको रात दिन बॉम्बर ओटीपी से एसएमएस और कॉलिंग कर रही है। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, कितनी भी अलग लगा लो, कितनी भी मशाले जला लो, जो हमको करना है वो हम करेंगे। तो आप लोग जो चाहें वो करें, हम भी को भी जो करना है वो हम भी कर रहे हैं, और हम भी जनता को इसी प्रकार जागृत करते रहेंगे। तुम डाल डाल तो हम पात पात। देखिए, रिकवरी सबसे बड़ा अहम हथियार है। रिकवरी सबसे बड़ा अहम हथियार है, और एनबीएफसी के रीढ़ की हड्डी है। आप हमारे रीढ़ की हड्डी नहीं तोड़ सकते हो। हम आपको चेतावनी देते हैं, हम आपको चेतावनी देते हैं, फैला वो जितनी जागरूकता फैलानी है। लेकिन हम जानते हैं, अरे आपकी आवाज कहां तक पहुंचेगी? 1000, 2000, 5000, अरे लाखों की संख्या में हमने लोन बांट रखे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तो पड़ रहा है, क्योंकि बहुत जल्द एनबीएफसी भी अपना अपना एक दूसरे में मर्ज होने वाली है, और जिस प्रकार से जनता अवेयर हो रही है, उस हिसाब से वो दिन दूर नहीं जब एनबीएफसी जो इस प्रकार जनता को ऋण के दलदल में, कर्ज के दलदल में फंसा रही थी, खुद भागती नजर आएंगी। आपको मालूम है इन चक्करों में चलते हमारी कितनी एनबीएफसी कंपनियां बर्बाद हो गई, कितनी कंपनियों को मर्ज होना पड़ा, कितनी कंपनियों के लाइसेंस कैंसिल हो गए, कितनी कंपनियों के लोन देने पे प्रतिबंध लगा दिया गया। क्या चाहते हो, दुनिया में कोई ऐसा बचा ही नहीं जो इंसान की मदद कर पाए, जो उनको लोन दे पाए? आप इस प्रकार का लोन मत बांटिए जो जनता को ऋण के दलदल में फंसा रही है, और उल्टा उसकी रातों की नींद खराब कर रही है, उसकी चैन, नींद, भूख सब गायब हो गई है। आप लोग एक लोन, जब आप देख रहे हैं कि एक आदमी की मासिक आमदनी 50,000 है और उसकी किस्त 1 लाख रुपए हो गई है, तो आप क्यों ऋण पे ऋण अपने निजी स्वार्थों की खातिर बांटे जा रहे हैं? जानते हैं, हम सब जानते हैं। अब ज्यादा कुछ न कहना चाहेंगे, बस यही कहेंगे, ये बिगुल बजाना बंद करो। बिगुल तो बिगुल बजेगा। बजाना बंद करो, लोगों को जागृत करना बंद करो। हम कांटेक्ट पर कॉल भी करेंगे, हम इलीगल फंडिंग भी करेंगे,
हम लोगों के घर तब तक बैठे रहेंगे जब तक वो पैसा नहीं देंगे। ठीक है साहब, आपके जो मन में आ रहा है आप वो करिए, लेकिन हम भी अपना काम करते रहेंगे। एडवोकेट नरेंद्र जोशी एसोसिएट फेसबुक पेज और यूट्यूब पेज पर जागृत की अलग जगाई जाती रहेगी और ऐसी हमारे द्वारा नित्य नई नई जानकारियां प्रदान की जाती रहेंगी। देख लेते हैं आपके इस रिकॉर्डिंग पर कितने लोग शेयर करते हैं, कितने लोग कमेंट करते हैं, मालूम पड़े हमको भी कितनी जागरूकता है। खैर, मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद कहूंगा, क्योंकि आपको रिकवरी का काल यूं ही नहीं कहा जाने लगा, क्योंकि कई लोगों के लिए आप संजीवनी बूटी का काम किया है। आपने कई लोगों को रिकवरी के आतंकवाद से बचाया है और उसके लिए आपने शब्दों की मर्यादाएं तक पार की है। इसके लिए एक रिकवरी एजेंट होने के नाते भी मैं आपको साधुवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसी तरह आप लोगों की मदद करते रहे और फर्जी रिकवरी एजेंटों की बैंड बजाते रहे। ठीक सर, आभार, धन्यवाद आपका।